तो फोर्स लगेगा बैक डायरेक्शन में। ये वैसे ही है जैसे एक साइकिल चल रही है और हम उस साइकिल को रोकना चाहते हैं, तो हम साइकिल को पकड़ेंगे और जिधर साइकिल चल रही है उसके बैक डायरेक्शन में उसको खींचते हैं। अगर रिवर्स डायरेक्शन में उसको खींचते हैं तो एक तरह से ब्रेक का काम हो रहा है। तो जब भी कार पे ब्रेक लगाते हैं तो कार पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन ब्रेक लगाया है तब भी कार चल तो आगे की तरफ ही रही। तो आप देख रहे हैं ये कार है, हमने इन पॉइंट से शो की है, फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? एंगल हो गया 180 डिग्री। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे Fs cos थीटा। तो Fs cos थीटा वर्क कैलकुलेट करने के लिए तो हम देखते हैं Fs cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू स्टूडेंट cos 180 का वैल्यू होता है -1। cos 180 का वैल्यू -1 है तो हम यहाँ पुट कर देंगे Fs -1, यह वर्क डन आएगा -Fs। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इस केस में वर्क डन बाय द ब्रेक इज नेगेटिव। ये कैसा आएगा? ये नेगेटिव आएगा। तो ये जो वर्क डन है ये कैसा होता है? नेगेटिव। तो एक कार पे वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अभी एक और केस देखेंगे हम, उसमें देखेंगे वर्क डन 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यार एक ही कार पे वर्क कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा, कैसे 0 होगा। तो अगर उस कार पे हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं इंजन का वर्क, तो जैसे आपको एक काम दिया कि ये 10 ईंटें हैं, इनको उठा के यहाँ रख दो। तो अगर आप ईंटों को उठा के यहाँ रख देंगे तो इसका मतलब आप कैसा काम कर रहे हैं? आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जैसा काम आपको दिया है आप वैसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की बजाय आप उल्टा और उनको दूर रख दो। तो काम दिया था आपको इधर सरकाने का, आपने उल्टा सरका दिया, रिवर्स डायरेक्शन में सरका दिया। तो आपने काम कैसा किया? टोटली नेगेटिव काम किया। उल्टा काम क्या किया? उसको बढ़ा दिया। तो इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। अच्छा, वर्क किस केस में 0 होता है ये और हम देख लेते हैं। तो मान लो एक कार है और इस कार पे हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो हम देखते हैं कि ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो इस तरफ लगाती है, नीचे की तरफ। अगर कोई कार रोड पे खड़ी हुई है तो ग्रेविटेशन उसको अर्थ के और नीचे खींचने की कोशिश करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और कार का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? कार आगे की तरफ चल रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये ग्रेविटेशन का फोर्स है। देखिए यहाँ पे हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेविटेशन की वजह से। तो कार का इंजन किधर फोर्स लगा रहा है, ब्रेक किधर फोर्स लगा रहा है, उससे कोई डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का फोर्स ही देखना है, ना तो इंजन का फोर्स देखना है ना ब्रेक का। तो ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इस फॉर्मूले में Fs cos थीटा, तो वर्क डन आएगा Fs cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू cos 90 होता है स्टूडेंट 0। तो हम देखेंगे Fs cos 0। cos 0 का वैल्यू हम ऑलरेडी cos 90 का वैल्यू पुट कर देते हैं 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये वर्क आ गया 0। तो हम देख रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है और वर्क डन 0 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि
एक पर्सन किसी ब्लॉक को, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है और वो फोर्स है 20 न्यूटन, और उसको 10 मीटर डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, एक पर्सन इस पे फोर्स लगाता है और इसको यहाँ लेके आता है, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, और फोर्स कितना लगाया इसने 20 न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो इस पर्सन ने कितना वर्क किया ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos थीटा। अच्छा ये बताइए थीटा क्या है? थीटा हम पहली बात कर चुके हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं कि पर्सन किधर फोर्स लगा रहा है, पर्सन राइट साइड में फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हुआ है, राइट साइड में। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0 हो जाएगा तो वैल्यू पुट कर देते हैं, f का वैल्यू है 20, s का वैल्यू है 10 और थीटा का वैल्यू है 0। cos 0 1 होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो w हो गया 20 into 10। तो वर्क डन बाय द पर्सन इज 200 जूल। तो वर्क डन बाय पर्सन इज 200 जूल। अच्छा एक कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट के रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुली होता है और वो कुली सामान को उठा के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाता है, ट्रेन तक ले जाता है। तो जनरली ये बोला जाता है कि वर्क डन बाय द कुली इज 0। तो अगर वर्क डन बाय द कुली 0 होता है तो हम उसे पैसे क्यों देते हैं जब उसने कोई काम ही नहीं किया? तो हम देखते हैं कि वर्क डन बाय कुली 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि अलग अलग रेस्पेक्ट पे, जैसे उसने सामान रखा हुआ है अपने सर के ऊपर, सूटकेस अपने सर पे रखा हुआ है, तो सूटकेस पे किधर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ, तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कुली किधर चल रहा है, कुली चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया 90, एंगल 90 हो गया। एंगल 90 की वजह से वर्क डन कितना होना चाहिए 0। तो बिल्कुल ठीक बात है, वर्क डन बाय द कुली अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इज 0। इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में कुली कितना वर्क करेगा 0। बट जैसे जैसे उस पे वेट बढ़ता जाता है उस पे एक फोर्स लगता है सरफेस और उसके पैरों के बीच में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। तो एक घर्षण का फोर्स लगता है, फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगता है, मोशन के अपोजिट। तो अगर पुली इधर चल रहा है तो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क आएगा। तो वर्क डन बाय द पुली अगेंस्ट द ग्रेविटेशन इज 0 डेफिनेटली। ज्यादातर बुक्स में वर्क डन बाय पुली 0 लिखा होता है, लेकिन वर्क डन बाय पुली अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय पुली अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज पॉजिटिव, इसका मतलब पुली ने कुछ काम किया है। अगर काम किया है तो उसको पैसे दे दो। तो ऐसा नहीं है कि वर्क डन बाय पुली इज 0 हर केस में। वर्क डन बाय पुली इज मे बी 0, मे बी पॉजिटिव। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में उसका वर्क 0 होता है, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसका वर्क पॉजिटिव होता है। तो नाउ ये हम बात कर लेते हैं वर्क के बारे में। तो वर्क में हम लोग कितना पढ़ते हैं, वर्क के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल और इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल इस पर डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई पर्सन है, a person lift a box of mass 20 kg up to height 10 meter, then calculate the work done
बाय द पर्सन। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अगर एक पर्सन है और वो किसी बॉक्स को 10 मीटर तक उठाता है ऐसा ऊपर, तो अगर वो पर्सन बॉक्स को 10 मीटर उठाता है तो उसको 10 मीटर ऊपर उठाने में उसने कितना वर्क किया, और बॉक्स का मास कितना है 20 kg। तो हम देखते हैं कि अगर कोई बॉक्स है और इस बॉक्स पे नीचे की तरफ फोर्स काम करता है mg, ग्रेविटेशन फोर्स। अगर इसको ऊपर की तरफ उठाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर इसको ऊपर की तरफ उठाना है तो हमें इसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें इसमें कम से कम mg फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, तो बॉक्स को ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा mg। m का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना है 20, तो m का वैल्यू 20 आ गया। और g क्या होता है, g होता है एक्सेलरेशन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g का वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8, तो ये फोर्स का वैल्यू आ गया, g का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 9.8, तो फोर्स का वैल्यू आ गया 196 न्यूटन। तो उसको ऊपर उठाने के लिए 20 kg के बॉक्स को पर्सन कितना फोर्स लगा रहा होगा 196 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर उठाना है 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमें करना है 10 मीटर। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऊपर उठाने के लिए जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा 0 है, और थीटा 0 है तो हम F इनटू S लिख सकते हैं डायरेक्टली। सो वर्क डन का वैल्यू आ गया 196 इनटू 10, तो वर्क डन हो गया 1960 जूल। तो एक 20 kg के बॉक्स को 10 मीटर ऊपर लिफ्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 1960 जूल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इतना वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं